जो जीएसटी के बारे में अभी तक हमने समझा है या नहीं करा? अगर नहीं करा है तो बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, पहली बार देख रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें हैं जिसको डाइजेस्ट करना है। और ये खाली 50 नंबर का पेपर है, 50 का भी नहीं है। व्हेन आई टॉक ऑफ जीएसटी, इट इज जस्ट ऑफ 40 मार्क्स, खाली 40 नंबर का पेपर है। हमने पेपर पूरा 100 नंबर का देना है। 50 नंबर इनकम टैक्स भी है, 10 नंबर के करीब, 8 नंबर से लेके 10 नंबर तक जो है वो कस्टम्स ड्यूटी भी आता है। तो हमने बहुत लंबी जर्नी जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो इसलिए आप जो है अपना अच्छा खासा टाइम टैक्सेशन के पेपर को देते चले जाओगे। ठीक है बच्चे? जर्नी जो हमारी शुरू हो चुकी है, जुलाई का महीना चल रहा है, दिसंबर में पेपर है हमारे पास, पूरे 6 महीने भी ढंग से नहीं है। इस हिसाब से हमने पढ़ना है। बट मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको चेता रहा हूँ। अब जो है इसकी पढ़ाई जो है हमने शुरू करनी है। ठीक है जी। और कंटिन्यू करते हैं, जो पीछे था उससे आगे आगे बढ़ेंगे हम। शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन, एक मिनट, शेयर करने से पहले मैं डाउनलोड को करूंगा वाला। हम्म, हाँ जी, दिखनी शुरू हो गई। स्क्रीन दिख रही है बच्चे? यस सर। गुड। यस सर। लास्ट हमने जो क्लास करी है, हमने जो लास्ट क्लास में है बच्चे समझ लिया था कि हमारा जो है वो डुअल जीएसटी मोड है। डुअल जीएसटी मोड का मतलब है कि जब हम इनवॉइस बनाएंगे तो साथ में जो है वो सीजीएसटी भी लगेगा, और सीजीएसटी के साथ जो है आपका एसजीएसटी भी लगेगा। हर एक इनवॉइस अगर इंट्रा स्टेट इनवॉइस होएगी तो इंट्रा स्टेट इनवॉइस के अंदर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगने हैं। बट वही इनवॉइस अगर आपकी इंटर स्टेट होएगी, इफ इट इज एन इंटर स्टेट इनवॉइस, तो इंटर स्टेट इनवॉइस के अंदर जो है हमको खाली आईजीएसटी देना है, फिर आपका एसजीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है ना? ये पॉइंट क्लियर है ना? यहां तक कोई डाउट? मतलब इस पॉइंट पे कोई डाउट, ये एसजीएसटी कब लगना है और आईजीएसटी कब लगना है? इज दिस क्लियर? यस सर। गुड। मेरा स्टाइलस, मेरा पेन जो है वो नहीं चल रहा है इसके ऊपर, और मेरे को एक इलस्ट्रेशन आपको समझानी है, उसके लिए वो जरूरी है, मैं इसलिए अटक रहा हूँ। ठीक है, हो गया। हाँ जी। तो एक हल्की सी छोटी सी रिवीजन भी हो जाएगी जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, और साथ में जो है वी विल बेसिकली मूव टूवर्ड्स सॉल्विंग
रिलेटिवली डिफिकल्ट प्रॉब्लम, पहले एक आसान प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, फिर आगे इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे। मीन्स आए पहले हम जो है इंट्रा स्टेट सेल से शुरू करेंगे। इंट्रा स्टेट सेल यानी कि विद इन दी स्टेट सेल, विद इन दी स्टेट सेल को हम जो है वो इंट्रा स्टेट कहते हैं। विद इन दी स्टेट सेल मीन्स अगर आप जैसे पंजाब में बैठे हुए हो और पंजाब में ही सेल कर दिया आपने, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो पंजाब ही माना जाएगा। और मीन्स ओरिजिन भी पंजाब है और डेस्टिनेशन भी पंजाब है, तो ये वाली स्टेट, ये वाली सेल जो है ये विद इन दी स्टेट सेल है। 90-95% सेल्स वॉल्यूम के टर्म्स में, मीन्स क्वांटिटी के टर्म्स में जो है वो इंट्रा स्टेट ही होती हैं, विद इन दी स्टेट ही होती हैं। आप आगे चल के जब प्रोफेशनल बन जाओगे तो आपके जो क्लाइंट्स आगे बनेंगे, जो लोग जो है जीएसटी में ही काम करेंगे, जीएसटी में ही प्रैक्टिस अपनी शुरू कर देंगे, या सर्विस करते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, मीन्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ही एक और आगे फर्दर एक्सटेंशन जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट होता है। तो जो जीएसटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे वो देखेंगे कि 90-95% परचेज या सेल जो होती है, या सेल तो कई बार 100% सेल ही कंपनियां जिसमें वो काम करेंगे वो इंट्रा स्टेट सेल ही करेंगे, विद इन दी स्टेट ही सेल करेंगे। कैसे करते हैं इस केस में? ये इन द केस ऑफ लोकल, इसको लोकल भी कहते हैं। इन द केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स लोकल का मतलब आपकी विद इन दी स्टेट ही हो गई। दी सप्लायर वुड चार्ज डुअल जीएसटी, सप्लायर जो है वो डुअल जीएसटी चार्ज करेगा। डुअल जीएसटी के क्या मतलब हो गया? वो इनवॉइस के ऊपर सीजीएसटी भी चार्ज करेगा और एसजीएसटी भी चार्ज करेगा। जनरली ये सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट जो होगा वो भी इक्वल ही होगा, इसका रेट अलग अलग नहीं होगा, सेम रेट ही होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जैसे एफएमसीजी में काम करते हो, एफएमसीजी किसको कहते हैं बच्चे? एफएमसीजी कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मतलब हो गया साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, नारियल के तेल के जो है छोटी छोटी डब्बियां, बड़ी बड़ी डब्बियां आती हैं, वैसे ही सरसों कनोडिया का तेल हो गया, सरसों वाला जो होता है, या सरसों का तेल किसी भी शेप एंड फॉर्म में हो गया, घी हो गया, चाहे वो देसी हो चाहे वो आपका जो है वनस्पति घी हो, ये सब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। मीन्स ये ऐसी चीजें हैं जो आप रोज कंज्यूम करते हो। आप खरीद चाहे 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का स्टॉक एक साथ लो, या 15 दिन का, हफ्ते का ले लो, मगर कंज्यूम आप उसको रोज कर रहे हो। साबुन आपको रोज चाहिए, टूथपेस्ट आपको रोज चाहिए, घी आपको रोज चाहिए, तो इसलिए इसको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां इस बिजनेस में हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप साबुन चाहे जो है वो लाइफ बॉय का यूज करो, चाहे लक्स यूज करो, चाहे पियर्स यूज करो, चाहे डव यूज करो, चारों एक ही कंपनी आपको जो है बेच रही है, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है जिसका साबुन आप इस्तेमाल कर रहे हो। टूथपेस्ट भी आप इसी कंपनी का यूज करते हो, चाहे पेप्सोडेंट है चाहे क्लोजअप है। कॉलगेट जो है वो एक दूसरी कंपनी होगी, वो कॉलगेट पामोलिव करके है। मगर मतलब जो HUL है वो दुनिया भर के जो है प्रोडक्ट्स बनाती है। अब इससे आप जब सामान खरीदते हो तो वो आपसे जब सामान बेचता है आपको, तो उसके ऊपर 5% के हिसाब से ज्यादातर आइटम्स पे जीएसटी चार्ज करता है। तो जो 5% पे जीएसटी चार्ज कर रहा है उसका मतलब हो गया कि 2.5% वो आपसे एसजीएसटी ले रहा है और 2.5% वो आपसे सीजीएसटी ले रहा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। टैक्स आप ही दे रहे हो, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर तक पहुंचा देते हो टैक्स। मीन्स आप वो टैक्स जो है कायदे से जो है अपने रिटेलर को पहुंचाते हो, रिटेलर जो है उस टैक्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे हिंदुस्तान यूनिलीवर तक पहुंचाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो सारा का सारा टैक्स जो है, मीन्स पहले पॉइंट पे टैक्स जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो सरकार को देता हुआ है। उसके बाद जो जितना एडअप होता जा रहा है, जितनी वैल्यू एडिशन जो है वो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं, उतनी वैल्यू एडिशन के हिस्से का टैक्स जो है वो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सरकार को जमा करा रहे हैं। टैक्स सारा का सारा आप दे रहे हो। अब जैसे कैसे होता है ये पहले मैंने एक बार समझाया है आपको लास्ट क्लास में, इसको एक बार दोबारा कंसोलिडेशन के लिए फिर समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इस टाइम समझाना इसलिए जरूरी है। इसमें मैं बड़ी मुश्किल से 5-7 मिनट लूंगा, क्योंकि उसके बाद हमने इंटर स्टेट सेल की ट्रांजेक्शन करनी है।
जहां पे कैसे ट्रांजैक्शन टैक्स की जो स्टेप्स हैं वो कैसे बनने हैं, वो समझना आज के दिन का हमारा ऑब्जेक्टिव है। वो चीज हो गई तो हमको बेसिक पॉइंट समझ में आ जाएगा, बेसिक तरीका आ जाएगा टैक्स निकालने का कि कैसे करते हैं। वो आ जाएगा तो फिर हमने प्रोसीजर्स याद करने हैं ज्यादातर, ये समझने वाला पॉइंट है। तो जरा यहाँ पर जो है आपका फोकस में जो है बड़ा ज्यादा चाहूंगा, तो फोकस इसी पॉइंट से, सिंपल वाली इलस्ट्रेशन से आपने लाख पिछले हफ्ते अच्छी तरह से समझ लिया था, लास्ट सैटरडे समझाया था, एक बार दोबारा अपनी कंसंट्रेशन रखिए। कहीं कुछ विरोधाभास लगे, कहीं कुछ डाउट लगे, feel free to ask the question right across. So value charged for supply of goods और सर्विसेज जो है 10,000 रुपए का सामान है, 10,000 रुपए के सामान के ऊपर जो है टैक्स लगना है एट द रेट ऑफ 18%। हम कहते हैं जीएसटी का रेट जो है वो 18% है। 18% का मतलब हो गया सीजीएसटी 9% हो गया, एसजीएसटी 9% हो गया। तो ये 9% ऑफ 10,000 जो है 900 रुपए हो गया, यहाँ पे भी 9% ऑफ 10,000 जो है ये भी 900 रुपए हो गया। इस प्रोडक्ट की वैल्यू जीएसटी मिलाने के बाद जो है ये 10,000 और ये 1,800 रुपए जोड़ दें तो 11,800 रुपए बन जाती है। दिस पॉइंट इज क्लियर बच्चे, कोई डाउट नहीं इस वाले केस में? ये समझ लो जैसे ये सामान जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा है, ये इतने का बेच रहा है कि भाई तू ये मेरे से सामान ले जा। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है वो आगे वैल्यू ऐड करी, उसने अपना जो है, क्योंकि उसने बल्क में सामान उठाया है, ये उसने मान लीजिए टूथपेस्ट खरीदे तो 5,000 टूथपेस्ट खरीदे या 10,000 टूथपेस्ट खरीदे, और वो आगे 50-50 100 टूथपेस्ट जो है रिटेलर्स को बेच रहा है, क्योंकि वो बल्क में लेकर आया है इसलिए उसे सस्ता मिल गया। अब वो आगे दुकानों के पास पहुंचा रहा है, दुकान 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 जाके आगे पहुंचा रहा है, तो वो वैल्यू ऐड कर रहा है ना। अगर वो ये काम ना करे तो दुकानदार जिसने दुकान अपनी चलानी है वो एक दिन हफ्ते में छुट्टी करके सामान की ढुलाई करा करेगा, एक दिन जाया करेगा, उस दिन टूथपेस्ट खरीद के लाया करेगा, साबुन तेल घी ये सब कुछ खरीद के लाया करेगा, लोकल मार्केट जाया करेगा, मंडी जाया करेगा, कहीं ना कहीं उसको घर तक पहुंचा के दे रहा है। तो ये जो बंदा वैल्यू ऐड कर रहा है ये फ्री में नहीं करेगा, वो भी कमाएगा, फिर रिटेलर आगे जब आपको कस्टमर को बेचेगा वो भी कमाएगा। तो ये वैल्यू चेन्स बनी हुई हैं, इनको हम वैल्यू चेन्स कहते हैं। वैल्यू चेन में इसमें जो वो वैल्यू एडिशन कर रहा है वो आपको आपके घर के पास तक सामान पहुंचा के दे रहा है। कोई एक ऐसा बंदा भी है आगे जो आपके घर पे घंटी बजा के सामान आपको पहुंचा के दे रहा है। आपने जो है वो फोन कर दिया दुकान पे, दुकान वाला आपके घर दे गया। अब बड़े शहरों में है या अब तो ये छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है, वो जेप्टो करके आपने सुना होगा। वो आपको, आप फोन करते हो, मैं फोन के ऊपर मैसेज डाल देते हो, टेक्स्ट कर देते हो, वो आपको आधे घंटे के अंदर अंदर 15 मिनट के अंदर अंदर, कई जगह तो 10-10 मिनट के अंदर सामान पहुंचा जाता है। तो ये सब वैल्यू एडिशन के तरीके हैं ना। ऐसा नहीं है कि वैल्यू एडिशन का मतलब है कि आपने आटे से जो है केक बनाया तभी वैल्यू एडिशन हुई। अगर आटा जो है वो दुकान पे रखा हुआ है और वो आपके घर पे पहुंच गया, वो भी वैल्यू एडिशन है। गेहूं जो है वो आटे में कन्वर्ट कर दी गई, वो भी वैल्यू एडिशन। इन मगर आटे को सिर्फ पैक करके आपके घर पहुंचाना ये भी वैल्यू एडिशन ही मानी जाएगी, उसके भी वो कुछ पैसे लेगा, कोई फ्री में काम नहीं करेगा आपके लिए। तो ये जो वैल्यू एडिशन हुई नेक्स्ट स्टेप पे, मींस ये जो पहला काम हुआ था ये ए ने बी को सामान बेचा था। नेक्स्ट जो वैल्यू एडिशन हुई है बच्चे ये हुआ है बी ने सी को सामान बेचा है और वैल्यू एडिशन 20% की करी है। यानी कि ये जो 10,000 रुपए वाला सामान था इसने बी ने सी को आगे वही सामान 12,000 रुपए में बेचा। इन 12,000 रुपए पे बेचा और टैक्स का रेट वही 9% है, तो टैक्स का जो अब रिकवरी होगा सी से, दैट विल बी एट द रेट ऑफ 9% ऑन 12,000। सो 12 निमा 108, 1,080 ये हो गए और 1,080 ये हो गए, यानी कि ये दोनों अमाउंट मिला के 2,160 रुपए हो गए। 1,080 प्लस 1,080 2,160 रुपए हो गए। तो ये 2,160 प्लस 12,000 2,000, 160 प्लस 12,000 का मतलब 14,160 रुपए, 14,160 रुपीज का जो टोटल इनवॉइस है, ये जो है ये आगे बी ने सी को दे दिया। टोटल प्राइस चार्ज बाई बी, ये बी फ्रॉम सी फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज 14,160 रुपीज। ये 14,160 रुपए चार्ज कर दिए।
अब हमने पिछली बार समझा था कि यार ये 14,160 रुपए चार्ज किए हैं, तो सरकार को टैक्स अब कितना जमा कराएगा? जो ए है, ए ने जब बी को बेचा था तो बी ने 11,800 रुपए दिए थे, तो ए ने जो ये है 1,800 रुपए, 900 रुपए सीजीएसटी के और एसजीएसटी के भी 900 रुपए, ये दोनों अमाउंट जो है ये 1,800 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा दिए थे, ये बता के कि ये भाई तुम्हारा केंद्र सरकार का हिस्सा है 900 रुपए, और ये दूसरे 900 रुपए ये पंजाब सरकार का हिस्सा है, क्योंकि मैं पंजाब में बैठ के सेल करी है, पंजाब के कस्टमर को ही करी है, तो ये 900 रुपए मैंने तुम्हारे जमा करा दिए हैं, ये 1,800 रुपए सरकार के हैं, रख लीजिए। अब जिसको बेचा, बी को ये सामान बेचा था, बी ने आगे सी को बेचा है, वो कह रहा है कि मैं आगे यही सामान जो है, जो 10,000 में खरीदा था या 11,800 में खरीदा था, टैक्स मिला के मैंने इसको आगे 12,000 प्लस टैक्स मिला के 14,160 में बेच दिया, 2,160 रुपए टैक्स के रिकवर। मैं अब कितना सरकार को टैक्स जमा कराऊं? बस ये चीज होते ही जो है ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आई बिलीव 90% ऑफ अस कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं एक बार इसको जो है इजी करने के लिए कंप्यूट करके आपको समझा देता हूं। सीजीएसटी पेबल कितना था? 1,080 रुपए पे करने थे सीजीएसटी के। क्रेडिट हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 900 रुपए का क्रेडिट पड़ा हुआ है। बी ने 900 रुपए ए को दिए थे, ए ने सरकार को वो 900 रुपए जमा करा दिए हैं। तो ये जो 900 रुपए सरकार के पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ये टैक्स सरकार के पास जमा है ना, तो सरकार को अब टैक्स कितना एक्स्ट्रा जाना चाहिए? 1,080 माइनस 900, खाली 180 रुपए का टैक्स अब गवर्नमेंट को जाना चाहिए। वैसे ही एसजीएसटी का कितना जाना चाहिए? वहां पे भी यही 1,080 माइनस 900, वहां पे भी 180 रुपए ही जाना चाहिए। तो मीन्स सरकार जो है, पहले जो है वो ए ने जब बी को बेचा तो 900 रुपए सरकार को चले गए, फिर 180 भी सरकार को चले गए, तो गवर्नमेंट के पास पूरे 1,080 जो है वो पहुंच गए एसजीएसटी के, और 1,080 ही सीजीएसटी के भी पहुंच गए। ये सारे पैसे दिए किसने? सी ने दिए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें लग रहा है कि सी ही कंज्यूमर है। अगर सी भी किसी तरह का रिटेलर है, सी जब आगे डी को, ई को, एफ को, किसी को भी बेचेगा, तो ये टैक्स फिर वो वहां से रिकवर करेगा। टैक्स लास्ट में कंज्यूमर ने ही देना है। दिस इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन, दिस इज नॉट अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन, दिस इज नॉट अ टैक्स ऑन मिडल मैन। ये किसी को नहीं है टैक्स, ये कंज्यूमर को है। सामान कंज्यूमर के लिए बनाया जा रहा है। टूथपेस्ट जब मैन्युफैक्चर करी थी, तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि कोई उससे अपने दांत साफ करेगा और कुछ नहीं, और कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। मैं टूथपेस्ट खाली टूथपेस्ट बनाने के लिए नहीं बना रहा था, खाली मैं दुकान पे रखने के लिए नहीं बना रहा था, दुकानदार उसको बेचने के लिए नहीं बना रहा था। खाली उसका एंड ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि उससे जो है आप सुबह अपना जो है टूथब्रश पे लगा के जो है अपने दांत घिसेंगे, ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें। बस इतना सा ऑब्जेक्टिव है टूथपेस्ट बनाने का। वैसे ही बाकी सब चीजों का भी ऑब्जेक्टिव है। साबुन बनाने का ऑब्जेक्टिव जो है, आप हाथ साफ करें, नहाएं, अपना जो है बर्तन साफ करें, जो जिस तरह का साबुन है वही ऑब्जेक्टिव है। तो जो कंज्यूम करेगा वो टैक्स भी बियर करेगा। आई होप ये जो इंट्रा स्टेट टैक्स वाला है या लोकल टैक्स वाला है, लोकल सेल्स वाला है, मींस दिस इज नोन एज लोकल सेल्स। लोकल सेल्स कहें, इंट्रा स्टेट सेल कहें, या फिर इसको हम जो है विद इन दी स्टेट सेल कहें, ये सबका एक ही मतलब हो गया। ये चीजें बड़ी ही आसान है हमारे लिए, हमें समझ में आ गई। किसी को अगर ये पॉइंट यहां पे कोई भी मिस हुई है कैलकुलेशन, ये 1,080 में से 900 क्यों माइनस करके 180 ही क्यों जमा कराने हैं, यही एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। अगर किसी को नहीं समझ में आया, बेटा सवाल पूछ लो अभी, क्योंकि अगला जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने वाला हूं इस चीज। ये अगर नहीं समझ में आया तो अगला नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूं कि अगर कुछ डाउट है किसी को, अगर कोई पहली ही क्लास अटेंड कर रहा है गलती से, वो भी पूछ सकता है। 2 4 5 मिनट और दे के मैं आगे बढ़ूंगा, कोई जल्दी नहीं। इस क्लास में कोई जल्दी नहीं है, अगली क्लास से मैं जल्दी में रहूंगा, ध्यान रखना। चलें आगे। सर एक बार रिपीट कर दो। क्या चीज नहीं समझ में आई है बच्चे, बोल। सर वही 180 वाला।
पहली बार जब हमने सेल करी थी तो कितने की करी थी? ए ने बी को वही सामान बेचा था, एक ही सामान है हमारे हाथ में, मान लेते हैं टूथपेस्ट है, ये HUL ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा है, 10,000 रुपए का बेचा, और 10,000 रुपए के ऊपर उसने 1,800 रुपए का टैक्स भी लिया, क्योंकि 18 मतलब इसके ऊपर हम मान के चल रहे हैं टूथपेस्ट के ऊपर 18% टैक्स लगता है, हालांकि आज की डेट में नहीं लगता है, बट हम मान के चलते हैं कि लग रहा है। तो ये 18% का टैक्स लगा, तो उसने डिस्ट्रीब्यूटर से कितने पैसे लिए? साथ साथ जवाब देते जा बेटा। सर बोलो। 11,800। 11,800 रुपए लिए, 900 रुपए उसने उससे लोकल टैक्स के लिए, SGST के, और 900 रुपए ही उसने उससे CGST के भी लिए, दोनों लिए ना उसने। 1,800 रुपए उसने उसको उससे टैक्सेस के लिए, और 10,000 रुपए जो उसने उसको टूथपेस्ट बेचे हैं उसके लिए। तो 11,800 रुपए जो है वो ए के पास आ गए हैं। यस और नो? यस सर। यस अब सर। इसमें से 1,800 रुपए जो हैं वो अमानत है सरकार की ने जो इसने ली है। ये 1,800 रुपए वो जो है वो स्टेट को टैक्स के जमा कराएगा। उसके पास वो जो टैक्स के जमा कैसे कराता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि टैक्स टैक्स कैसे जमा कराना है सरकार को, जो है उसका एक प्रॉपर से वो बैंक अकाउंट खोला करेगा। बैंक अकाउंट जो है उसके साथ वो GST का जो है पोर्टल खोलेगा, और जैसे नेट बैंकिंग यूज करते हुए पैसे वहां पर ट्रिगर कर देते हैं कि आपसे, जैसे मेरे को अगर पैसे लेने हो तो मैं आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर दूंगा ना, कि बेटा मेरे को इस अकाउंट में जो है वो आप 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, आप मुझे ट्रांसफर कर दोगे। वैसे ही सरकार को जो है ये 1,800 रुपए वो टैक्स के जमा करवा देगा, बैंक अकाउंट में उनके ट्रांसफर कर देगा, बता के साथ में अपना GSTN का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब बता के कि ये मैं दे रहा हूं, ये जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जमा करा रहा है। वो सब कुछ अपना हिसाब किताब बता के, ये पूरी प्रोसीजर्स पूरी प्रोसेस हम आगे चल के समझेंगे। आज हम जो है वो इसका जिस्ट समझ रहे हैं। तो ये 1,800 रुपए जमा हो गए सरकार के पास, इसमें कोई डाउट? 900 रुपए जो जमा हुए वो SGST में जमा हो गए, 900 रुपए जो है वो CGST में जमा हो गए। इस पॉइंट में कोई डाउट नहीं, क्लियर है? ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ऑल क्लियर सर। ऑल क्लियर। 10,000 रुपए का सामान उसने बेचा था, इस 10,000 में उसका मुनाफा भी इंक्लूडेड था। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने अब घर का पक्का है, उसका काम खत्म हो गया। अब आप डिस्ट्रीब्यूटर थे, आप जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर से सामान खरीदते हो, और आप उसके बाद आगे लोकल रिटेलर्स को सामान बेचते हो। मींस आपके जो आगे छोटी छोटी दुकानें हैं उसको जाके सामान आप सप्लाई करते हो। आपने वो जो सामान 10,000 रुपए में टूथपेस्ट खरीदे हैं उसके ऊपर 12,000 रुपए का सामान वो जो है बेचा है। उसके ऊपर हो सकता है जो ये 10,000 का सामान आपने खरीदा था और 12,000 रुपए में बेचा है, इस प्रोडक्ट की MRP जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसके ऊपर 15,000 रुपए लिखा हुआ है। मीन्स छोटे छोटे पीसीज हैं टूथपेस्ट के, सब जोड़ लो तो 15,000 रुपए की MRP होती है। मगर आपका जो है आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बड़ा क्लियर बोला हुआ है कि भाई मैं तेरे को 10 का बेचूंगा, तू आगे 12 का बेचेगा, 15 का बेचने का जो हक है वो रिटेलर का है। अब वो 15 में बेचना चाहे 15 में बेचे, 14 में बेचना चाहे 14 में बेचे, वो उसकी प्रॉब्लम है। बट 15,000 रुपए की जगह वो 15,500 चार्ज नहीं कर सकता, वो सरकार इंश्योर करेगी, क्योंकि MRP लिखते हैं ना हिंदुस्तान में हम हर प्रोडक्ट के ऊपर, तो उससे ऊपर तो कोई बेच ही नहीं सकता, उससे नीचे कोई बेचे तो उसकी मर्जी है, कोई रोक नहीं सकता। तो ये 15,000 का बेचने का जो है जिसको आप बेच रहे हो उसको कहा गया है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये अब सामान आपने 10 वाला 12 में बेच दिया। जब आपने 12 में सामान जो है रिटेलर को बेचा, तो साथ में उसके खाली 12 में नहीं बेचा, साथ में उससे GST भी रिकवर करा। 12,000 रुपए की तो बेसिक प्राइस है, आपने उससे रिटेलर से जो है वो साथ में जो रिकवर करा है वो GST भी रिकवर करा है। GST कितने का रिकवर करा बच्चे उससे आपने? 1,080 और 1,080 मीन्स ये आपने 2,160 रुपए का GST रिकवर करा है कि भाई 2,160 रुपए साथ में लगेंगे। ठीक है जी, ये 2,160 उसने आपको दे दिए। आपने 2,160 रुपए और 12,000 रुपए ये दोनों पैसे अब आपके पास है। ये जो 2,160 रुपए हैं ये अब आप इसकी जो है ये मीन्स ये सरकार की अमानत है आपके पास पड़ी है। आप कस्टोडियन है इस 2,160 रुपए के।
मगर साथ में आपको याद होगा कि मैंने जर्नल एंट्रियां करके दिखाई थी आपको कि आपने ये जो 1800 रुपए दिए थे, ये आपने डेबिट करा हुआ था उसको। तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार ये 1800 रुपए जो मैंने सरकार को जमा कराए हैं, जब ये 2160 रुपए मेरे पास आएंगे, तब उसमें से मैं काट लूंगा, क्योंकि ये तब 1800 रुपए आपने दिए थे। आपने तो प्रोडक्ट कंज्यूम किया नहीं है, टैक्स आपने दिया था सब एचयूएल को, बट आपने कंज्यूम नहीं किया, तो ये 1800 रुपए जो आपने जमा कराए हैं एचयूएल के पास और एचयूएल ने आगे सरकार को जमा करा दिए, इस ये आपका हक बन जाता है कि इसको आप 2160 रुपए में से रिकवर कर लो। ये जो अब 2160 का टैक्स आपने कलेक्ट करा है, ये 1800 रुपए आप इसमें से माइनस कर दोगे, आपके पास जो नेट में बचे हैं जमा कराने के लिए, वो अब 360 रुपए बचे हैं। ये 360 रुपए आप जमा करा दोगे। 360 कैसे जमा कराओगे? 180 रुपए का जो है आप जीएसटी पे करोगे, सीजीएसटी, और 180 रुपए का आप पे करोगे एसजीएसटी। बस यही करना। आपने हमेशा, आपके पास जो दो अमाउंट है, एक आपने अपनी जेब से जमा कराया, वो देखना है, एक जो आपने आपने जिसको बेचा उससे कलेक्ट करा, वो देखना है। जो जमा कराया था उसका बेनिफिट ले लेना है, जो कलेक्ट किया है, जितना एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है, वो आपको सरकार को जमा करना। और ये जो कलेक्ट करा है, जब आपने जमा कराना है, उसको ऐसा नहीं कि जिस दिन कलेक्ट करा उसी दिन जमा कराना है। आपको कलेक्शन के लिए पूरा 1 महीना दिया जाता है कि पूरा 1 महीना जो है, जैसे आज हम जुलाई में बैठे हुए हैं, तो जुलाई में आप अपनी सेल करते रहो, जितनी सेल करनी है करो। जब जुलाई का टैक्स जमा कराने का दिन आएगा, वो जुलाई का टैक्स जमा कराने का दिन कब आएगा? वो अगस्त में आएगा। तो अगस्त में वो जो टैक्स आपने जुलाई का इकट्ठा करा हुआ है, आप जुलाई की ही परचेज साथ में देख लोगे, या उससे पहले की परचेज भी अगर आपके पास पड़ी है और उसका आपने अभी तक बेनिफिट नहीं उठाया हुआ, तो उसको माइनस करोगे और अगस्त में वो जुलाई वाला टैक्स जो है वो जमा करा दोगे। ये साइकिल हर महीने चलाओ, मतलब ये 30 दिन की साइकिल होगी, 30-31 दिन की, कि आप जुलाई के पूरे महीने सेल करोगे। जब रोज सेल करोगे तो हर रोज टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हो। जो टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया, उसके साथ आप जितनी आपने परचेजेस करी हैं, उसके ऊपर जो टैक्स जमा करा दिया, दे दिया, जिससे खरीदा है टैक्स आपने उसको दिया ना, वो माइनस कर दोगे, बचा हुआ टैक्स आप सरकार को जमा करा दोगे। तो ये वही कैलकुलेशन है कि 1080 आपने पहले जमा कर, मतलब 1080 आपने कलेक्ट किया है, 900 रुपए आपने पहले उसके ऊपर जमा कराए हुए हैं, तो 180 रुपए अब बैलेंस जमा कराने हैं सरकार को, वो आपने करा। अगर कोई डाउट है तो पूछो, अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। जब तक कंजम्पशन नहीं होती तब तक जीएसटी लगता रहेगा? जब तक कंजम्पशन नहीं होती बेटा, जीएसटी लगता रहेगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे एक कंपोजिट टैक्स होता है, अपने आसपास में जो दुकानें होंगी वो तो जीएसटी नहीं ना देते होंगे ज्यादातर, तो जीएसटी कब नहीं देना है, कब देना है, कौन सी दुकान की कितनी सेल हो तो उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है। अगर उसकी दुकान की सेल ज्यादा है तो भी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन जो है वो एक ऐसे तरीके से करा सकता है कि उसको जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है, रादर वो अपनी जेब से जीएसटी जमा करा देगा और एक बड़े छोटे से परसेंटेज की जीएसटी जमा कराएगा। इसको कंपोजिट टैक्स कहते हैं कि कंपोजिट डीलर है वो सारी चीजें आगे चल के हम पढ़ेंगे आज की क्लास के बाद। बट मेन जो है जीएसटी का मतलब मेन क्या होता है वो मैं पहले समझाना शुरू कर रहा हूँ, आपको कर चुका हूँ। उसको खत्म करने के बाद ये प्रोसीजर्स, बाकी सारे प्रोसीजर्स हैं। आप कई बार हैरान होगे कि यार हमारे यहाँ तो कोई जीएसटी चार्ज ही नहीं करता, और करता है तो कोई जमा नहीं कराता, तो क्या अपनी जेब में रख लेते हैं। उसके सारे क्या नियम कायदे कानून है वो आगे चल के हमने समझने हैं, क्योंकि हम एक दिन में तो जीएसटी पढ़ने नहीं बैठे हुए हैं। हमें जीएसटी पढ़ने के लिए एक समझ के चलो कि 2-3 महीने मिले हैं। चले आगे, यहां तक समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरी चीज बहुत आसान हो जाएगी अगर ये पॉइंट समझ में आ गया। आपको जो आईजीएसटी वाली ट्रांजैक्शन है, मींस इंटर स्टेट वाली ट्रांजैक्शन है, वो समझाना तभी पॉसिबल है जब ये फाउंडेशन बन जाए। आ गया सर समझ। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को कोई बच्चे किसी को भी किसी तरह का डाउट है पूछ लो, क्योंकि आज के बाद इसके ऊपर मैं दोबारा शायद रिविजिट भी नहीं करूंगा, फिर ये पॉइंट रह जाएगा
तो दिक्कत होएगी। ठीक है, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, वेरी गुड गुड गुड। अच्छा एक बात बताओ, कल क्लास ले सकते हैं हम? Yes, sir. सोच के बता देना, एक Yes, आवाज sir. आई है मरी सी, तो क्लास के Yes, sir. दोबारा लास्ट में फिर पूछ लूंगा, कोई बात नहीं। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। आईजीएसटी, अब हम ये वाला जो है हमारा डुअल जीएसटी का कंसेप्ट था, वहां तक हमें क्लियर हो गया कि डुअल जीएसटी क्या होता है, लोकल सेल्स के ऊपर लगता है। ये पॉइंट साथ साथ रटने भी हैं हमें, क्योंकि पहले ये चीजें याद होंगी, बाद में आपकी मसल मेमोरी में चली जाएंगी, फिर आप जो है इसके ऊपर ऐसे लगेगा कि यार जैसे सांस लेते हैं वैसे ही है। शुरू में तो मतलब पहले दिन तो याद करो, स्कूल गए थे तो का खा गा उड़ा अड़ा ABCD ये सब भी मुश्किल ही लगे थे, तो बिल्कुल वैसे ही है। ये आपका नया सब्जेक्ट है तो ये ABCD ही पढ़ रहे हैं अभी, तो पहले अगर मुश्किल लग रही है तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा अब आ जाते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे। ये कब लगता है बच्चे? ये लगता है हमारा इंटर स्टेट सेल पे, इंटर स्टेट सेल के ऊपर। अभी तक हमने पीछे जो क्लास स्लाइड पढ़ी है उसमें हमने पढ़ी है इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट हो तो सेम स्टेट होती है, इंटर स्टेट हो तो दो स्टेट्स आ जाती हैं, एक स्टेट ए है दूसरी स्टेट बी है। सो आईजीएसटी इज अ मैकेनिज्म टू मॉनिटर इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है आपकी सेल हो रही है, यानी कि सेलर एक स्टेट में है और बायर दूसरी स्टेट में है, तो वो सेल इंटर स्टेट कहलाएगी। So to ensure the SGST components accrues to the consumer state, अब हमने जो मेक श्योर करना है वो ये करना है कि जो आपकी जब इंटर स्टेट सेल होती है तो जो SGST का पोर्शन है वो किसका है। मींस जैसे अगर सेल पंजाब से हिमाचल में हुई तो जो SGST का पोर्शन रिकवर होगा वो किसका होगा? दैट रिकवरी विल बी ऑफ हिमाचल। जितना भी SGST का हिस्सा आएगा सेल करने पर वो सारा का सारा हिमाचल का होगा। पंजाब का इसके अंदर एक पैसे का भी टैक्स जो है वो पंजाब सरकार को नहीं मिलेगा। पंजाब बना रहा है जरूर, मतलब पंजाब में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं फॉर दैट मैटर। जैसे हम बात करते हैं सोनालिका के ट्रैक्टर्स हैं, सोनालिका के ट्रैक्टर्स पंजाब में बनते हैं। वैसे ही जैसे हम बात करते हैं कि वॉल्वो की बसेस जो है, या वॉल्वो की बसेस या मर्सिडीज की बसें जो हैं, ये दोनों बसेस जो हैं वो पंजाब के अंदर बनती हैं। मींस यहां पर एक कंपनी है सतलुज मोटर्स करके, ठीक है, पंजाब में एक कंपनी है सतलुज मोटर्स। ये जो है ये वॉल्वो से, ये जो है ये मर्सिडीज से, ये दोनों कंपनी वॉल्वोज और मर्सिडीज जो है ये जर्मनी की कंपनियां हैं। ये जर्मनी की कंपनियां जो हैं ये बसों की चेसीज मंगाती हैं। आपने चेसीज देखी होंगी रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर चलती हुई चेसीज जो होती हैं वो मतलब खाली फट्टा सा नहीं होता जो चला रहा होता है ड्राइवर, मतलब एक वो वैसे बैठा होता है। क्या आ गया, चलो इसे ऐसे मतलब ऐसे एक ड्राइवर होता है और ये पीछे लंबा सा ट्रॉला सा चला रहा होता है अकेला, यहाँ पे साफा सा बांध के, और ये पीछे एकदम खाली होता है। इसको चेसी कहते हैं। इसको जो है जो ट्रक मैन्युफैक्चरर होते हैं या बस की बॉडी मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये इनको दे दिया जाता है और वो उसको ट्रक में या बस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी जो है ये सतलुज मोटर्स करती है इन हाई एंड बसेस की। जो बड़ी डीलक्स बसेस नजर आती हैं रोड्स के ऊपर, वो पता चल रहा है सतलुज मोटर्स बना रहा है। अब बनाने के बाद अगर इन्होंने किसी हिमाचल की पार्टी को बेच दी, ये बस बनाई और हिमाचल प्रदेश में किसी को बेच दी कि ले भाई तू इसको जो है दिल्ली मनाली में चला ले, और ये हिमाचल की बस हो गई। तो यहां जब इसको बेचेंगे हम, पंजाब से ये सेल हिमाचल में होएगी, तो ये जो टैक्स जनरेट होगा इसके ऊपर, जब हिमाचल से पंजाब से हिमाचल बेची जाएगी तो एक टैक्स जनरेट होगा। ये टैक्स कौन सा जनरेट होगा? ये इंटरस्टेट सेल का टैक्स जनरेट होगा। इंटरस्टेट सेल का टैक्स जमा होगा तो आईजीएसटी की फॉर्म में जमा होएगा।
अब इसके ऊपर ये जो हिस्सा है टैक्स का, ये किसको जाएगा? आईजीएसटी का हिस्सा भी जो है वो दो हिस्सों में अल्टीमेटली बटेगा, एक सीजीएसटी हो जाएगा इसका, एक एसजीएसटी हो जाएगा। मींस आईजीएसटी के भी आधे आधे हिस्से बट जाएंगे। अब ये आधा हिस्सा जो है ये तो केंद्र सरकार ने ले लेना है, मोदी सरकार ने ले लेना है। ये एसजीएसटी वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर अब लड़ाई हो जाएगी कि ये किसको जाना चाहिए। मींस शुरुआत में तो लगता है ना कि यार पंजाब ने बस बनाई है तो पंजाब को भी मिलना चाहिए इसका हिस्सा। अब पंजाब का हिस्सा इसमें से खत्म कर दिया गया है कि नहीं जी, कोई हिस्सा पंजाब को नहीं है, क्योंकि दिस इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन। तो ये सारा का सारा जो हिस्सा है ये एचपी को जाएगा। ये कैसे जाएगा, यही जो है अब हमारा जो बचा हुआ आधा पौना घंटा इस क्लास का है, उसका मुद्दा आज का जो है वो यही कैलकुलेशन है, यही समझ हमने जो है डेवलप करनी है और बड़े लॉजिकल वे में डेवलप करनी है। एक पॉइंट तो हमने याद कर लिया कि कंजम्पशन जो स्टेट करेगी वहां जाएगा। दूसरा, उसका लॉजिकल फ्लोज याद कर लेना है, वो हम एक दो इलस्ट्रेशंस के थ्रू याद कर लेंगे, एक दो क्वेश्चंस करके याद कर लेंगे, अपने आप हमारा जो है काम हो जाए। कभी भूलेंगे भी नहीं, लाइफ टाइम पेपर देने के बाद भी नहीं भूलेंगे ये ऐसी चीज। सो टू एंश्योर द एसजीएसटी कंपोनेंट एक्रूज टू द कंज्यूमर स्टेट, ऑब्जेक्टिव जो है वो ये, this would maintain integrity of ITC chain in interstate supplies। मींस जो ITC क्या होता है बेटा? ITC हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को। अगर हम पीछे वाली इलस्ट्रेशन की बात करें तो अभी ये जो हमारा था, जो हमने ये 900 रुपए का बेनिफिट लिया था, मींस 1080 का हमारा टैक्स बना था, ये जो 900 का हमने बेनिफिट लिया था इसको ही हम आईटीसी कहते हैं। दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो बंदा सेल कर रहा है उसने जो परचेज करी है उसके लिए वो परचेज जो है वो इनपुट है। उस इनपुट्स के ऊपर जो उसने टैक्स दिए हैं उस इनपुट के टैक्स का उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो उसने टैक्स कलेक्ट किया 1080 रुपए और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसने परचेज करी थी उसका क्रेडिट उसे 900 रुपए मिला। तो 1080 माइनस 900, 180 रुपए की उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी रह गई, इसलिए उसने 180 रुपए दिए थे। सो न्यू टर्म जो हमारी अब इस टाइम हमने समझी है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अब मैं लगातार आगे चल के यूज करने जा रहा हूं। मींस अगली पॉइंट समझाने के लिए बार बार बोलूंगा मैं उसे। सो दिस वुड मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ आईटीसी चेन। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो चेन है इसको बनाने में, इसको रैशनल रखने में, मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लॉजिकल समझाने में बहुत काम आती है। द आईजीएसटी रेट वुड ब्रॉडली बी इक्वल टू, आईजीएसटी का रेट क्या होगा? सीजीएसटी का जो रेट है प्लस एसजीएसटी का जो रेट है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो आईजीएसटी का रेट हो जाएगा। हमको ये भी पता है कि जो सीजीएसटी का रेट और एसजीएसटी का रेट है ये इक्वल होता है। तो यानी कि जो सीजीएसटी का रेट है मल्टीप्लाइड बाई 2 कह लें या एसजीएसटी का रेट मल्टीप्लाइड बाई 2 कह लें, वही आईजीएसटी का रेट होएगा। हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है, दिस इज समथिंग बिटवीन यू एंड मी। मैं आपको सिर्फ याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। फॉर्मली कहीं नहीं लिखा हुआ कि सीजीएसटी इंटू 2 इज इक्वल टू आईजीएसटी। फॉर्मली ये चीज उन्होंने बोल दी कि मोस्ट ऑफ द केसेस, यहां पर भी वो बोल रहा है ब्रॉडली, ज्यादातर केसेस में सीजीएसटी और एसजीएसटी को जोड़ दें तो जो है आईजीएसटी बन जाता है। जब वो ये चीज बोल रहा है कि जोड़ दें तो बन जाता है, तो ये भी हमको पता ही है कि यार ये सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट भी बराबर होता है, तो किसी एक रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आईजीएसटी बन जाएगा। बट ये सिर्फ याद रखने, पेपर में नहीं लिख के आना कहीं पे भी, क्योंकि वहां किताब में किसी में लिखा ही नहीं हुआ है। IGST would be levied and collected by the central government on all interstate transactions। जितनी भी अपन interstate transactions करेंगे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करेंगे, उसके ऊपर IGST चार्ज होगा, IGST of taxable goods or services। The revenue of interstate sale will not accrue, जो इसका revenue है interstate sales का, will not accrue to the exporting state। इसका रेवेन्यू एक्सपोर्टिंग स्टेट को नहीं मिलेगा। जहां से माल बिक रहा है वहां पे कोई रेवेन्यू नहीं है। मींस आपने उनके टैक्स के जो बनाते हो एसजीएसटी पंजाब, वहां पे कोई टैक्स नहीं जमा कराना, आपने तो आईजीएसटी के नाम पे टैक्स जमा करा देना है। उससे पहले अगर कोई आपने इनपुट टैक्स लिया भी हुआ है, मींस ये हो सकता है ना बच्चे कि आपने जो है वो कोई सामान, मान के चलो कि आप जो है एक ट्रेडर हो, आप एक ट्रेडर हो, पंजाब में बैठे हो,
पंजाब में बैठे हो, कहां पे पंजाब में बैठे हो? नंगल में बैठे हो। नंगल में आपने कुछ सामान होशियारपुर से खरीदा, ठीक है जी। ये सामान आपने होशियारपुर से खरीदा। होशियारपुर कहाँ है? पंजाब में है। होशियारपुर से सामान आपके पास आया। जब आपने होशियारपुर से सामान खरीदा था तो आप मान के चलो कि आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था। 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था और इसके ऊपर जो है आपने 9,000 रुपए का SGST दिया होगा और 9,000 रुपए का ही CGST दिया होगा। 18,000 रुपए टैक्स देके आपने 1,18,000 रुपए का सामान खरीदा होगा। ये सामान आपने होशियारपुर से खरीदा है, यानी पंजाब से ही खरीदा है। और ये सामान आपने आगे किसको बेचा? आपने ऊना की एक पार्टी को बेच दिया। ऊना की पार्टी को आपने यही सामान जो है वो 1.5 लाख रुपए में बेचा है, ठीक है ना। जब आपने ऊना की पार्टी को बेचोगे तो क्या टैक्स चार्ज करोगे बच्चे? टैक्स का रेट 18% ही मानते हैं, बट वो टैक्स किस शेप एंड फॉर्म में होगा? सर IGST 1.5 लाख के ऊपर वो IGST कितना हो जाएगा? एट द रेट ऑफ कितना होगा? 27,000 रुपए वो टैक्स हो जाएगा। एट द रेट ऑफ 18% वो 27,000 रुपए का टैक्स हो जाएगा, ये IGST। अब आपने जो है 27,000 रुपए जो है वो कलेक्ट कर लिए, मीन्स आपने जो है ऊना के ट्रेडर से 1,77,000 रुपए ले लिए। 1,50,000 रुपए का सामान आपने उसको बेच दिया, वो 1.5 लाख आपके पास आ गए। 27,000 रुपए टैक्स के भी आपने कलेक्ट कर लिए। आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने का पड़ा हुआ है? 18,000 रुपए का। 18,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है। 27,000 आपने टैक्स कलेक्ट कर लिए। अब आपको सरकार को टैक्स जमा कितना कराना है? 9,000 रुपए आपको टैक्स जो है वो अब सरकार को जमा कराना है। और अब स्टोरी जो है वो नेक्स्ट आती है कि ये 9,000 रुपए जो हैं ये किसकी किट्टी में पड़े हुए थे? ये पंजाब की किट्टी में पड़े हुए थे। यस और नो? होशियारपुर से सेल हुई थी ना नंगल में, तो ये पंजाब के पास पड़ा हुआ था टैक्स। 9,000 रुपए जो है ये वाला SGST वाला जो टैक्स है, ये 9,000 रुपए ये सेंट्रल के पास थे और ये 9,000 रुपए जो है ये पंजाब के पास थे। यहां अब पंजाब सरकार क्या करेगी? जैसे ही IGST पिक्चर में आया, ये अपने 9,000 रुपए जो है ये कहेगी कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप तू ले जा। अब इस पे मेरा हक खत्म हो गया, ठीक है जी। इज दिस क्लियर? ये अब पंजाब की सरकार है जो अपना ये जो पहले जो 9,000 रुपए उसके पास उसके बैंक अकाउंट में आए हुए थे, ये 9,000 रुपए जो है ये चुपचाप से सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को दे देगी कि ये भाई साहब अब पैसे आपके हो गए। आपने जो 9,000 रुपए जमा कराने हैं, 18,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद आपने बिल में 27,000 का टैक्स लगाया है ना, मगर आपने जमा तो 9,000 कराए हैं सरकार को। वो 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे जमा कराओगे, क्योंकि दैट विल बी IGST पेमेंट। वो IGST की ही पेमेंट होगी ना। वो आप दिखाओगे क्या? आप दिखाओगे इस केस में कि IGST पेबल 27,000, आपने 27,000 की इनवॉइस बनाई है, IGST पेबल 27,000 है। लेस आप दिखाओगे CGST ITC, आपके पास बुक्स में CGST का ITC पड़ा हुआ है, वो CGST का ITC कितना पड़ा हुआ है? 9,000 रुपए। फिर आप दिखाओगे लेस SGST पंजाब का। आप पंजाब के ही ट्रेडर हो तो इसलिए पंजाब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। SGST पंजाब का ITC आपके पास कितना पड़ा हुआ है? ये भी 9,000। तो आपका टैक्स पेबल कितना दिखाओगे? आप टैक्स पेबल, फाइनल टैक्स पेबल या नेट टैक्स पेबल आप दिखाओगे कि अब 9,000 ही है। मींस ये 18,000 रुपए माइनस हो गए 27 में से और 9,000 रुपए मेरे को सरकार को जमा कराने हैं।
एंड दिस विल ऑल्सो गो इन किटी ऑफ आईजीएसटी। ये सारा का सारा आपकी आईजीएसटी किटी का है, ये आप जमा करा दोगे 9,000 रुपए, काम खत्म हो गया। जो बंदा अब नेक्स्ट होगा, जो बंदा हिमाचल में आपका जो ट्रेडर है जिसने खरीदा है आपसे सामान, उसके पास आईटीसी में क्या पड़ा होगा? अब उसके पास टोटल आईटीसी में 27,000 आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा होगा। अगर वो आगे बेचेगा तो अब वो इस आईजीएसटी का क्रेडिट जो है वो लेगा। आपने अपना क्रेडिट जो है वो यूज कर लिया, ये जो 18,000 थे ये क्रेडिट ले लिया, 9,000 रुपए आईजीएसटी भी जमा करा दिया। अब जो है कहानी आ गई कि पंजाब का क्या हुआ। पंजाब का जैसे ही आपने ये क्रेडिट जो है वो यूज कहां करा? आईजीएसटी में यूज करा, तो पंजाब के पास जो ये 9,000 रुपए पड़े हुए थे वो तुरंत से सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा कि भाई अब ये तेरे हो गए, मेरे नहीं। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां पर? आप नो सर। ये सारी बुक्स में एंट्री कर रहे हो ना, और ये बुक्स सारी आपस में इंटरवाइंड है। आप जो बुक्स में एंट्री करोगे और जब टैक्स सरकार को जमा कराओगे, तो टैक्स जब सरकार को जमा कराते हो तो आप जीएसटी पोर्टल पे जमा कराते हो। ये सारी एंट्रीज आप पोर्टल पे करते हो बच्चे, ठीक है जी? ये एंट्रीज कहां करनी है आपने? ये सारी की सारी एंट्रीज आपकी पोर्टल के ऊपर होनी है, जीएसटी पोर्टल के ऊपर। और जीएसटी पोर्टल जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है, जिसको जीएसटीएन करके करते हैं। जीएसटी नेटवर्क करके कंपनी है जो बनाई हुई है हमने, सरकार ने, वो ये सब काम कर रही है। तो वो ये जीएसटीएन का जो है ये 9,000 रुपए जैसे ही वो देखेंगे कि ये तो इसने आईजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिए, एसजीएसटी पंजाब का जो 9,000 था, जो उसका जो क्रेडिट था, यानी कि पंजाब के पास पैसे पड़े थे, इसने कहा कि मैं तो आईजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिए, तो पंजाब अपना वो पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा कि ये 27,000 रुपए तेरे हो गए, मतलब ये 9,000 रुपए तेरे हो गए। 9 पहले तुम्हारे पास थे ही, 9 इसने और जमा करा दिए, 9 जो इसने मेरे को दिए हुए थे, क्योंकि ये बुक्स में लिख रहा है कि ये भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि इसने तो इंटरस्टेट सेल करी है, तो ये भी तुम्हारे हो गए, वो छोड़ दे। यहां तक पॉइंट क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलें आगे? मैं चलता हूं आगे। डाउट होगा तो वापस आएंगे बच्चे, अगर डाउट होगा तो वापस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी तक कोई डाउट नहीं नजर में आ रहा है। स्टोरी ये है। अब यहां पर जो है मींस ये वाला जो कंसेप्ट है, ये 27,000 तक की सेल जो है ये हिमाचल होके पहुंच गई है। अब हिमाचल में जो है, जिसको आपने हिमाचल में बेचा ये सामान, 1 मिनट को मान लें कि ये कंज्यूमर है, इसने खत्म कर दिया ये सामान, अपने आप ही कंज्यूम कर लिया। अगर कंज्यूम कर लिया तो कंजम्पशन हो गई, कोई ऐसी मतलब दिक्कत ही नहीं है। इंटरस्टेट कंजम्पशन जो है, बट इतना होता नहीं है नॉर्मली। ये इंटरस्टेट कंजम्पशन जो है, इसको समझाने के लिए कि अगर ये कंजम्पशन हो भी जाती है, ये हिमाचल में एचपी में ये अगर कंज्यूम हो भी जाता है, तो इसको थोड़ा सा लेगार्ड, थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में समझाने के लिए मान के चलो कि आपने एचपी में जब सामान बेचा होगा, तो जनरली आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान जो है वो कस्टमर को नहीं बेचते हो, मतलब आप कंज्यूमर को डायरेक्ट इनवॉइसिंग नहीं करते हो, कंज्यूमर डायरेक्ट आपसे नहीं खरीदता है। अगर मैं हिमाचल में जाता हूं घूमने फिरने के लिए, मैं मान लीजिए गया, तो अगर मैं समझो कि घूम रहा हूं समवेयर इन धर्मशाला या कुल्लू मनाली कहीं घूम रहा हूं, और वहां से मैंने स्वेटर या शॉल खरीदा या कुछ भी XYZ खरीदा, खाना खाया, कुछ भी किया, तो वो सेल जो है, मैं दिल्ली का हूं, तो वो सेल ऐसे नहीं मानी जाएगी कि ये इंटरस्टेट सेल हो रही है। मैं जहां पर गुड्स कंज्यूम कर रहा हूं, जहां पे मैंने गुड्स खरीदे, मैं भी वही हूं, तो ये सेल इंटरस्टेट सेल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सिर्फ मैं दिल्ली का हूं, इस वजह से मैंने सामान खरीद लिया वहां पर, तो ये सेल बच्चे इंटरस्टेट सेल नहीं हुई। मैं हिमाचल में घूम रहा हूं या मैं पंजाब में घूम रहा हूं, मैंने जाके वहां सामान खरीदा, तो वो सेल जो है वो लोकल सेल ही मानी जाएगी। दैट विल बेसिकली बी अ लोकल सेल ओनली। मैं पंजाब का हूं, मैं दिल्ली का हूं, बट मैं हूं तो पंजाब में इस टाइम। जब मैं पंजाब में बैठा हुआ हूं, वहां पे मैंने कुछ सामान खरीद के कंज्यूम करा, स्वेटर खरीद के पहन लिया, नहीं भी पहना, उठा के दिल्ली भी ले आया,
फिर भी वो सेल जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज लोकल सेल ओनली। लोकल सेल कब नहीं मानी जाएगी? अगर मैं लुधियाना से जो है वो कहता हूं कि मेरे को आप 10 स्वेटर, 100 स्वेटर, 50 स्वेटर या 1 स्वेटर आप जो है वो ट्रांसफर कर दो, सेंड दैट स्वेटर टू मी इन दिल्ली। दिल्ली में मेरे को ये स्वेटर आप भेज दो। आप हो लुधियाना में, आपकी दुकान है लुधियाना में, मेरे को आप दिल्ली में ये सामान जो है वो कोरियर के थ्रू, कार्गो के थ्रू, ट्रांसपोर्टर के थ्रू बुक करा दो। इस केस में ये सेल जो है ये इंटरस्टेट मानी जानी है। और ये ज्यादातर इंटरस्टेट सेल क्या होती है? ज्यादातर इंटरस्टेट आपकी सेल जो है ये B2B होती है, बिजनेस टू बिजनेस सेल होती है। मैं दिल्ली में बैठ के लुधियाना से माल कब मंगवाऊंगा? जब मैंने आगे बेचना है। एक स्वेटर कौन मंगाता है लुधियाना से? हम वापस आएंगे B2C सेल के ऊपर भी, पहले मगर B2B सेल समझ लें। B2C का मतलब हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर, मींस बिजनेस जो है वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहा है। उसके ऊपर हम आएंगे, वी विल रिविजिट दिस स्पेस, बट मान के चलो कि लास्ट में आएंगे आज या नेक्स्ट क्लास में आएंगे। अभी हम B2B सेल कवर करेंगे। अब लुधियाना से ये सेल दिल्ली में हुई और दिल्ली से आगे ये सेल मैंने अपने कस्टमर्स को ही दिल्ली में कर दी। यानी कि जो हम पीछे वाला एग्जाम्पल था इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो सामान हिमाचल में मैंने बेचा है वो सामान कितने का बेचा था? 1,50,000 रुपए का प्लस 18% GST मिला के 27,000 रुपए का, 1,77,000 रुपए का ये सामान मैंने जो है वो हिमाचल में बेचा था। अब ये सामान जब मैंने आगे ट्रांसफर करा, आगे किसको ट्रांसफर करा? ये मीन्स ये जो एक बंदा है, मान लीजिए ये C बंदा आ गया हुआ था पहले, मीन्स पहले A to B एक सेल हुई थी, फिर B to C एक सेल हुई थी। अब ये C बंदा है, इसने आगे सामान D को ही बेच दिया। ये पार्टी भी हिमाचल की है और ये दूसरी पार्टी भी हिमाचल की ही है। ये अब जो है मान के चलो फाइनल कंज्यूमर है जिसको ये सामान बेचा गया है। ये सामान कंज्यूमर को बेचा गया है। इसने ये सामान इसको कितने का बेचा? इसने ये सामान इसको 2 लाख रुपए प्लस GST के रेट से बेचा है कि 2 लाख रुपए का सामान है भाई साहब, ये मेरे पास, ये खरीद लो और साथ में इसके GST भी आपको देना होगा, ये लगेगा। तो 2 लाख रुपए के ऊपर साथ में GST मिला के ये सामान कितने का हो जाएगा? SGST इसके ऊपर कितना चार्ज करेगा? ये 2 लाख रुपए के सामान के ऊपर CGST चार्ज करेगा और SGST चार्ज करेगा। CGST कितना? 18,000 सर। वेरी गुड। और SGST भी 18,000। 18,000। 2,36,000 रुपए की ये ट्रांजैक्शन इसके साथ कंप्लीट कर लेगा। ये जो है अब इसके पास जो है वो आ जाएंगे 36,000 रुपए टैक्स के। इसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है? 27,000। C के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है 27,000 रुपए। ये 27,000 रुपए का इनपुट टैक्स पड़ा है और अब टैक्स ये जमा कितना करा देगा सरकार को? 9,000। 9,000। वेरी गुड, 9,000 रुपए अब ये सरकार को टैक्स जमा करा देगा। बट स्टोरी वापस से आएगी कि ये टैक्स जो है अब इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह का जो है वो हिसाब किताब कैसे बनेगा। हिमाचल सरकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है मींस हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को SGST कहां से मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सब जो है दैट कम्स नेक्स्ट इनटू द पिक्चर। वो समझ अब हमारी जो है वो बननी है, वो डेवलप होनी है। उसको एक बार देखते हैं। ये जो IGST की सेल है, ये सेल जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखी कि ये सेल कहां हो रही है। ये सेल हुई है फ्रॉम पंजाब टू हिमाचल प्रदेश। पंजाब से ये सेल हुई हिमाचल प्रदेश में। और पंजाब ने क्या करा? पंजाब के पास जो ITC था, पंजाब के पास ITC कितना पड़ा हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? 900 रुपए। 900 रुपए जो है उसने पंजाब ने जो है वो किसको दे दिए थे? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए थे कि ले भाई ये 900 रुपए तेरे हो गए। उसके बाद इसको IGST के कितने पैसे मिले थे? या फॉर दैट मैटर 1 मिनट को हम ये मान लेते हैं कि इसने जो है
आईजीएसटी के पैसे इसके पास कितने जमा होकर आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? टोटल जो है 27,000 रुपए आए थे। 27,000 कैसे आए थे? ये 900 नहीं, 9,000 तो सॉरी। इसके पास जो आए थे वो आए थे कि एक तो 9,000 रुपए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़े ही हुए थे, सीजी के पास। दूसरा जो था वो एसजी ने आईजी के नाम पे इन 9,000 रुपए और जमा करा दिए थे। 9 18 हो गए थे। एसजी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए थे कि भाई ये तुम्हारे हैं आईजीएसटी की फॉर्म में। और तीसरा जो है वो आईजीएसटी की फॉर्म में ही 9,000 रुपए इसके पास जमा हुए थे। ये 3 ट्रांजैक्शंस मिला के 27,000 की बनी थी ना बच्चे। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. शुरुआत जो हुई थी वो इन 2 ट्रांजैक्शंस के साथ हुई थी। 9,000 और 9,000 18,000 रुपए कलेक्ट किए थे। 1 लाख की ट्रांजैक्शन थी ना हमारी, जो ए Yes, ने sir. बी के साथ करी थी, और 18,000 रुपए टैक्स लिया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था और साथ में ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था। 18,000 रुपए। मगर जैसे ही ये ट्रांजैक्शन जो है अगली 1.5 लाख रुपए की हुई तो पंजाब सरकार का इमीडिएटली पत्ता कट गया कि ये पैसे अब पंजाब के नहीं रहे। ये 9,000 रुपए पंजाब ने जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए कि भाई ये दोनों पैसे जो हैं ये सीजी के ही हैं। पहले 9,000 भी तो उनके थे ही, ये दूसरे भी 9 उन्हीं के हैं। और उसके बाद 9,000 रुपए आईजीएसटी के फॉर्म में जमा हुए, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हैं। ठीक है ना जी, ये चीजें बड़ी क्लियर हुई थी ना हमारी। अब ये जो 27,000 रुपए इनके पास आए हैं, ये क्योंकि गुड्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश जाके कंज्यूम होने हैं। अल्टीमेटली द गुड्स हैव रीच्ड एचपी पहुंच चुके हैं ना। तो ये जो 27,000 रुपए हैं इसमें से वो 14.5 तो अपने पास रख लेते हैं और नेक्स्ट 14,500 जो है इसका जो क्रेडिट है वो हिमाचल को देने को तैयार रहते हैं कि भाई ये क्रेडिट तुम ले लो। बट ये 14,500 का क्रेडिट देने को तैयार रहते हैं या क्या होता है, ऐसा कुछ वो क्लियर नहीं करते। ये चीज जो है ये अब अपने माइंड फ्रेम में हम लोग बना रहे हैं। वहां पर वो चीज जो है वो ऐसे नहीं बनाते हैं, या इस साल से उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। बच्चे ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। यहां एक चेंज आया है, बट चेंज से पहले क्या होता था वो पहले हम समझ लेते हैं। इस चेंज के बाद क्या हो रहा है वो चीज हम समझ लेते हैं। ये 2 पॉइंट हैं जो मैंने समझाने हैं आपको। तो अभी जो है वो मैं एज इज कैसे होता था, मतलब पिछले साल तक कैसे होता था वो पहले समझा, लास्ट ईयर तक कैसे होता था वो पॉइंट पहले समझाऊंगा मैं आपको। तो इस केस में जो है सी ने जब डी को सामान बेचा तो उसने जो है वो चार्ज करा, क्या करा था, वो 2 लाख की ट्रांजैक्शन करी थी। 2 लाख की ट्रांजैक्शन करने के बाद 18,000 रुपए जो है वो सीजीएसटी के चार्ज किए थे और एसजीएसटी के भी 18,000 रुपए चार्ज किए थे। ये पॉइंट क्लियर है अपने को? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? 2,36,000 की ट्रांजैक्शन में ये जो लास्ट अभी बताई थी, ये 2,36,000 की ट्रांजैक्शन हुई थी। ये इट्स वेरी क्लियर। Yes, sir. अब Yes, sir. गवर्नमेंट के पास जो टैक्स पहुंचा हुआ है वो टैक्स किस शेप एंड फॉर्म में पहुंचा हुआ है? यहां पर अब 18,000 रुपए एसजीएसटी के हैं, 18,000 रुपए सीजीएसटी के हैं जो रिकवर किए हैं। गवर्नमेंट ने जो पहले टैक्स लिया है ऑलरेडी, जो कलेक्ट किया हुआ है वो 27,000 रुपए का टैक्स लिया हुआ है। मींस इसके पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईटीसी जो है दैट इज ऑफ 27,000 सी के पास जो है, और ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये आईजीएसटी की शेप एंड फॉर्म। ये अब अपनी जब रिटर्न फाइल करेगा, जब सी अपनी रिटर्न फाइल करेगा, टैक्स जमा कराएगा, तो वो टैक्स कैसे जमा कराएगा? वो कहेगा टोटल टैक्स
पेबल CGST 18,000 रुपए। ठीक है जी, इसमें से वो करेगा लेस IGST ITC। इसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST का है, तो ये इनपुट टैक्स IGST का कितना दिखाएगा? 18,000 का 18,000 दिखा देगा। अब क्या बचा इसके पास? पेबल CGST पेबल नील हो गया जी। इसका कोई डाउट इसमें? क्लियर है ये पॉइंट? ये 27,000 था ना इसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST का, मगर ये 27,000 का 27,000 दिखा के -9,000 करके 9,000 रुपए का रिफंड नहीं ले सकता, वो इसको मना है। ये इसको जो है मैक्सिमम 0 तक लेके जा सकता है, मिनिमम 0 तक, 0 के नीचे नहीं लेके जा सकता। तो ये 18,000 रुपए यूज कर लिए इसने IGST क्रेडिट के। ये क्लियर है पॉइंट? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये टैक्स पेबल जो है दूसरी तरफ जो दिखाएगा वो दिखाएगा SGST का। वो दिखाएगा कितना पेबल है बच्चे? 18,000 रुपए। इज दिस क्लियर? लेस इसमें फिर वो दिखाएगा IGST का ITC। इसके पास ये जो है ये CGST के लिए भी और IGST के लिए भी जो है, CGST के लिए भी और SGST के लिए भी IGST का ITC यूज कर सकता है। इसको अलाउड है दोनों का ITC, मींस ये IGST का ITC जो है वो CGST को पे करने के लिए भी यूज कर सकता है और SGST को पे करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए पे कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर? मतलब पल्ले बन लो एक गल, एक बारी एक काम आनी जे हमेशा। तो ये अब इसके पास IGST क्रेडिट कितना बचा है यहां पर जो ये यूज कर सकता है? 18,000 कर दूं? नो सर। कितना करूं? सर 9,000। क्या नाम है बच्चे आपका? शुभम सर। शुभम। शुभम ठीक कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहा सर। शुभम शुभम बिल्कुल सही कह रहा है। शुभम जो है कह रहा है कि आपके पास 27,000 रुपए का IGST था, 18,000 रुपए का हमने यूज कर लिया जो है CGST की लाइबिलिटी के लिए, अब बचा तो 9,000 है, तो 9,000 इसमें से कम कर लो और इसको 9,000 रुपए जो बचे हैं इतना टैक्स जो है SGST के नाम पे चुपचाप से पे कर दो। ठीक है जी, राइट शुभम? यस सर। तो ये जो है ये 9,000 रुपए का टैक्स जो है ये हम जमा करा देंगे। ये हमारा जो है ये रूल, पहले का रूल जो है वो ये कहता था कि आप जो है पहले मीन्स अब पहले का रूल क्या कहता था, अब इसमें जो IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है आपने, ये IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आप लेंगे जो आपकी प्रायोरिटी है, मींस आपको एक क्रोनोलॉजी बताई है, उन्होंने आपको एक सीक्वेंस बताई है सरकार ने, आपको GST पोर्टल जो है वही अलाउ करेगा और कोई तरीका अलाउ ही नहीं करेगा। वो पहले आपका जो IGST का ITC है वो फर्स्ट आपको यूटिलाइज करने देगा टू पे ऑफ IGST ओनली। आप पहले अगर आपकी जैसे ये बंदा है जैसे C ने माल D को बेचा और इसने तो SGST और CGST में बेच दिया, C ने कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ हिमाचल में बेचने के लिए ही सारा काम करा हुआ है, सारा बिजनेस। C हो सकता है आगे जम्मू में या पंजाब में भी कुछ बेचता हो, तो अगर वो जम्मू या पंजाब में बेच रहा है तो वो फिर IGST रिकवर कर रहा होगा वहां से और IGST की लायबिलिटी बनेगी उसकी। तो IGST का जो क्रेडिट है, जो इसके पास जो क्रेडिट पड़ा हुआ था ये IGST का पड़ा हुआ था ना, इसने IGST इनवॉइस खरीदी थी तो IGST पे किया था, इसके पास जो IGST का ITC पड़ा हुआ था उसको यूज करना है सबसे पहले तो IGST की लायबिलिटी पे करने के लिए।
अगर आपकी कोई इंटरस्टेट टैक्स की लायबिलिटी है तो सबसे पहले तो आईजीएसटी का आईटीसी वहां यूज होगा। जो इस एक जो इलस्ट्रेशन हम बना के चल रहे हैं, इस केस को हम बना के चल रहे हैं, इस केस में वहां कोई आईजीएसटी की लायबिलिटी इसकी थी ही नहीं, तो हमने ये पहला पॉइंट इसलिए स्किप कर दिया था। अदरवाइज अगर आपकी आईजीएसटी की भी सेल होती है, आप इंटरस्टेट सेल भी कर रहे हो, अभी जो है सी खाली इंटरस्टेट परचेज करता हुआ दिखाया हमें। अगर सी जो है वो इंटरस्टेट सेल भी कर रहा है तो सबसे पहले वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी का पड़ा हुआ है उससे वो उसकी लायबिलिटी सेट ऑफ करेगा जो आईजीएसटी की है। उसके बाद कुछ बच जाएगा तो उससे वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी सेट ऑफ करेगा। एसजीएसटी प्लस एसजीएसटी चाहे वो किसी भी तरह से करे, इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में कर सकता है। ठीक है बच्चे, किसी भी रेशो में। मींस यहां पर ये जो है ये जैसे हमने करा था ना कि ये 18,000 का 18,000 उसने सीजीएसटी का सेट ऑफ कर दिया, ये सीजीएसटी का सेट ऑफ जो है 18,000 ना करके खाली 9,000 भी कर सकता था। तो यहां पर जो है इसका सीजीएसटी पेबल 9,000 रुपए हो जाता। अब बचा हुआ जो है ये 18,000 का 18,000 जो है वो एसजीएसटी के साथ कर देता तो एसजीएसटी का यहां नील हो जाता। यहां पर ये जो है इसके पास टोटल 27,000 का क्रेडिट है तो 14,500 13,500 भी यहां कर सकता था, यहां पे भी 13,500 कर सकता था। ये प्रेरोगेटिव जो है ये सरकार ने अब सी को दे दिया है, मींस एसएससी को दे दिया है कि जैसे तेरा दिल करे यार यूज कर ले। मगर पहली चॉइस जो है मींस अगर तेरे पास कोई आईजीएसटी का टैक्स पे करने की लायबिलिटी है तो पहला क्रेडिट जो तुम्हारे पास आईजीएसटी को तूने चूज करना है वो आईजीएसटी पे करने के लिए करना है। सेकंड स्टेप में तूने बाद में, ये जो सेकंड स्टेप है इन एनी रेशो, दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली, ये जस्ट अभी ही इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले जो हम करते थे वो करते थे आईजीएसटी की लायबिलिटी सबसे पहले, सेकंड नंबर पे हम करते थे सीजीएसटी की लायबिलिटी और तीसरे नंबर पे हम करते थे एसजीएसटी की लायबिलिटी। अब इस पॉइंट को हमने गिव अप कर दिया। मींस अभी हमने जो है मेरे ख्याल सितंबर से इस पॉइंट को छोड़ा है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जीएसटी काउंसिल क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी हमारा सिलेबस है। तो यहां पर ये पॉइंट हमने गिव अप कर दिया है। या ये बजट में चेंज हुआ था या जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में चेंज हुआ था, दोनों में से एक चीज में चेंज हुआ था। इसलिए ये जो है ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में एक्सपेक्ट करेगा एग्जामिनर कि आप जो है सीक्वेंस जो है ये वाली 1 2 3 ये वाली सीक्वेंस लिख कर आओगे जो गलत होएगी। आप जो है इसको फॉलो करोगे, आंसर हो सकता है दोनों से सेम आ जाए क्योंकि आपकी चॉइस है ना, बट आपको जो है अब ये जबरदस्ती नहीं की हुई, क्योंकि ये जो अभी 18 के साथ 18 पहले मैंने कहा था कि 18 एडजस्ट होएगा, दिस वाज जबरदस्ती टिल लास्ट ईयर। इसके अलावा और कोई दूसरा रूल ही नहीं था। यहां पर 18 नीचे आपने इसका 18 का बेनिफिट लिया, बचे हुए 9 का बेनिफिट आपने स्टेट लायबिलिटी पे करने के लिए लिया, मतलब आपके पास बचा ही 9 था। अब आप किसी भी रेशो में कर सकते हो। इस वजह से ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, नहीं तो इसको मैं अब दोबारा जो है एक रिटर्न मींस रूल के हिसाब से जैसे एक इलस्ट्रेशन बनी हुई है उस हिसाब से एक बार दोबारा कराने जा। अगर किसी को हल्का फुल्का डाउट है उससे क्लियर हो जाएगा, मगर अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो अगले वाले इलस्ट्रेशन को बड़े ध्यान से देखने वाला पॉइंट है बच्चे। अब ये अगर वहां पे भी नहीं समझ में आएगा देन आई विल कम बैक टू दिस, इसको मैं फिर एक बार दोबारा से समझाऊंगा या उसी इलस्ट्रेशन को उसके ऊपर दोबारा से एक बार समझा दूंगा। बट लार्जली इट इज गोइंग टू बी द रेपिटिशन। जो अभी तक समझ में आया है इसको अब कंसोलिडेट करने के लिए तैयार हो जाओ। उसको कंसोलिडेट करने से पहले एक दो क्वेश्चंस जो हैं हम देख लें, जो मैंने लास्ट टाइम आपको कराए नहीं थे, छोड़ दिए थे कि ये मैंने अभी कवर नहीं किए, वो मैं अब कवर कर चुका हूं। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8।
सो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन ऑर्डर रिक्वायर्स, इनपुट जो आईटीसी हमने क्लेम करना है, इसकी यूटिलाइजेशन किस ऑर्डर में होएगी, किस सीक्वेंस में होएगी, वो जरा जो है जरा बताओ। पहला जो है सीजीएसटी फर्स्ट, देन आईजीएसटी, एसजीएसटी फर्स्ट, देन सीजीएसटी, आईजीएसटी फर्स्ट ना बेटा, डी नहीं, ई सी। अब जो इसका आंसर अब हो गया है सी, पिछले साल तक था डी। तो ये गलती एग्जाम में भी होगी, बच्चों से ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ऐसा पेपर में आ सकता है जैसा ये 8th है। इसका आंसर सी है, सी है और सी के अलावा कुछ नहीं है, डी नहीं है इसका आंसर। आपको आपकी बुक्स में गलती से डी दिखेगा इसका आंसर, बट इसका आंसर सी है, ठीक है, क्योंकि चेंज हो गया ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर, revenue from the IGST is retained entirely by the exporting state, retained entirely by the importing state, collected by the center and apportioned between center and the states, collected by the state governments। सी परफेक्ट है जी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं वापस से उसी इलिस्ट्रेशन को जो मैंने अभी पढ़ाई है, उसको मैं दोबारा से पक्का कराने के लिए आपको पढ़ा रहा हूं एक बार फिर से। दूसरी शेप एंड फॉर्म में होगी, वही चीज दोबारा बोलूंगा। सब कुछ सेम होगी, फिगर्स हो सकता है अलग हो, जैसे लाख की जगह 10,000 ही रह जाए, बस इतना ही फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन करा देती होती थे ना मैथ्स की मैम की, याद हो जाए, मतलब मेथड भी समझ में आ जाए, पूरी तरह से रट्टा ही नहीं मारना, खाली मेथड भी समझ में आ जाए, तो बस उसी का ये शेप एंड फॉर्म है, समझ। So in case of interstate supply of goods and services, the supplier would charge IGST at specified rates on the supply of goods or services by X2A, both in state 1. So in case of interstate supply of goods, ये कुछ अलग सी चीज लिखी हुई है। In case of interstate supply of goods, the supplier would charge IGST at specified rates ऑन दी सप्लाई। ये तो जो है ये टेबल है, मीन्स ये तो जो है वो टाइटल है और कुछ नहीं है। अब सेकंड जो है, मीन्स यहां पर जो अगला पॉइंट शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है कि एक्स ने ए को माल बेचा और दोनों एक ही स्टेट में है, बोथ आर इन स्टेट नंबर 1। ये स्टेट नंबर 1 जो है मान लो पंजाब ही है, ये पंजाब से पंजाब में माल बेचा जा रहा है। वही वैल्यू 10,000 रुपए की वैल्यू का सामान बेचा है, 900 रुपए सीजीएसटी लग गया, 900 रुपए एसजीएसटी लग गया, 11,800 रुपए की टोटल इनवॉइस बन गई। ये जो है 1,800 रुपए सरकार को जमा हो गए। कोई डाउट इस केस में? ये वाला पॉइंट कई बार पढ़ चुके हैं अब हम, तो ये वही वाला पॉइंट है ये। अब दूसरा जो है वो है, मींस यहां पर पहला ये फर्स्ट स्टेप था, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स टू ए, और बोथ बिलोंग टू स्टेट 1, एक ही स्टेट में है। जैसे ये वही एग्जांपल हो गया होशियारपुर से नंगल का, ठीक है ना, दोनों ही पंजाब है। अब नेक्स्ट जो है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाई ए ऑफ स्टेट 1 टू बी ऑफ स्टेट 2। अब जो है नेक्स्ट स्टेट, जो नेक्स्ट सेल जो हो रही है वो हो रही है पंजाब से मान लो हिमाचल के अंदर। अब ये सामान जो है ये कितने का बेचा? 10,000 रुपए वाले जो गुड्स थे अब 12,000 रुपए में बिके हैं। आईजीएसटी चार्ज हुआ, ये 2160 रुपए का चार्ज हो गया। ये 14,160 रुपए की इनवॉइस बन गई। ये 14,160 रुपए जो हैं ये बी से रिकवर हो गए और ए के पास आ गए। ए ने जो है ये 2160 रुपए का टैक्स जो है वो सरकार तक पहुंचा दिया होगा। ऑब्वियसली 1,800 रुपए का जो आईटीसी पड़ा था वो क्लेम कर लिया और 360 रुपए सरकार को जमा करा दिए कि ये लो भाई 360 रुपए इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, ये भी तुम्हारे हैं।
₹900 पहले जो सीजीएसटी के थे वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे ही, जो ₹900 एसजीएसटी के थे वो पंजाब सरकार ने उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया कि ये आईजीएसटी के हैं, ये भी आप रख लीजिए। इसको जो है हमने आगे समझाया भी होगा कहीं ना कहीं पे, तो वो देख लेंगे जहां समझाया होगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कैलकुलेशन आपकी और सिंपल हो गई। मींस ये जो टैक्स वाली है, आईजीएसटी पेबल 2160 रुपए, मींस कंप्यूटेशन ऑफ आईजीएसटी पेबल टू जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट जो है, आईजीएसटी पेबल 2160 रुपए था। क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी पड़ा हुआ है 900 रुपए, क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी पड़ा हुआ है 900 रुपए, 360 रुपए जो है वो पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये काम जो है वो कर दिया। आईजीएसटी चार्ज, अब ये वाला पॉइंट जो है ये हमने ध्यान से पढ़ना है। द आईजीएसटी चार्ज्ड ऑन बी ऑफ स्टेट 2 for supply of goods or services will be remitted by A of state 1 to the appropriate account of central government. State 1 जो एक्सपोर्टिंग स्टेट है, यानी कि इस एग्जाम्पल में जिसको हमने पंजाब कहा हुआ है, स्टेट 1 विल ट्रांसफर एसजीएसटी क्रेडिट ऑफ ₹900 यूटिलाइज्ड इन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो है ये 900 रुपए जो है, जब बी ने टैक्स जमा कराया तो ये 900 रुपए नहीं उसने पे किए हैं, उसका आईटीसी लिया है। इसकी आईटीसी की एंट्री देखते ही पंजाब की सरकार जो है वो 900 रुपए जो उसके एसजीएसटी के अकाउंट में पड़े थे वो अपने आप से ट्रांसफर कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये भाई आईजीएसटी के अकाउंट में चले गए। अब ये करने के लिए अब हमें बंदे नहीं चाहिए। पहले कभी रजिस्टर रखते होते थे, कागजों पे एंट्री करते होते थे, तो हम ये खुद करते होते थे, पूछ पूछ के ना करते थे, या करते थे तो किसी तरह से करते थे, पैसे लेके करते थे, दे के करते थे, क्या करना था। अब क्योंकि ये सारा का सारा जो है एक कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं जो आपस में नेटवर्क्ड है, ये पूरा का पूरा सिस्टम पोर्टल पे चल रहा है, मींस सब एक बहुत बड़े कंप्यूटर पे चल रहा है, क्लाउड पे चल रहा है, तो ये काम अपने आप हो जाता है। जैसे ही आपने दिखाया कि यार ये जो आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है मैंने, मींस तो आपके पैसे जो एसजीएसटी में पड़े हुए हैं उसके अगेंस्ट लेना है, तो एसजीएसटी जिस भी स्टेट का है वो आपका उठा के जो है वो हट जाएगा वहां से और दूसरे खाते में चला जाएगा। बुक्स की ट्रांसफर ही तो होनी है, आपके पैसा था आपने ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब तक ये समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा दिमाग हमने लगाना नहीं है इसको समझने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे काम करेंगे अपने आप आगे समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर डायरेक्शन क्लियर है तो इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ बच्चे। नेक्स्ट जो है अब सेल जो हुई है, दैट इज मींस ये वाला पॉइंट जो है हमारा हो गया, जो है हमारी सेल ए टू बी को हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल हो रही है दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय बी ऑफ स्टेट 2 टू सी ऑफ स्टेट 2, यानी कि अब जो है सेल आपकी हिमाचल प्रदेश से दोबारा हिमाचल प्रदेश में ही होने जा रही है। अगर हम पिछला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो आपकी पंजाब से जो है ये एचपी सेल हो चुकी थी, अब एचपी से वापस एचपी में सेल हो रही है। तो वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये सेल कितने की हुई, इसमें भी वैल्यू एडिशन 20% का ही था, तो 12,000 रुपए के ऊपर 20% जो है वो बन गया 2400 रुपए। 12 दूनी 24, तो 2400 रुपए प्लस 12,000 रुपए 14,400 रुपए की वैल्यू हो गई। 14,400 रुपए के गुड्स बिक गए। इसके ऊपर जीएसटी जो है वो सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि सेल एक स्टेट से उसी स्टेट में हो रही है, स्टेट 2 से स्टेट 2 में ही हो रही है। तो 1296 रुपए बन गए। टोटल इनवॉइस वैल्यू 16,992 रुपए की बन गई। कोई डाउट इसमें? जिसको बच्चे पहले समझ में आ गया था उसके लिए तो ये रिपीट चल रहा है, जिसको पहले थोड़ा सा कम समझ में आया था वो पूरी तरह से फोकस कर ले, और इट इज द लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट। आगे पता नहीं कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पूछने का, तो अभी के अभी पूछ लो, कोई हेजिटेशन नहीं चाहिए। चलूं आगे? मैं मान रहा हूं आपको समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ रहा हूं।
गलती तो नहीं कर रहा? सो सीजीएसटी पेबल कितना है हमारा? सीजीएसटी पेबल इज 1296 रुपीज, 1296 जो है वो सीजीएसटी पेबल है। ठीक है जी। आईजीएसटी का क्रेडिट कितना लेंगे हम इसमें? पूरा 1296 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट अब कितना हो गया? अब नील रह गया, क्योंकि 1296 का आपने पूरा का पूरा क्रेडिट ले ही लिया है। अब एसजीएसटी पेबल कितना है आपका? वो भी 1296 है। अब ये क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी कितना बचा? 2160 रुपए था टोटल आईजीएसटी का क्रेडिट अपने पास। 2160 रुपए था ना? 12,000 रुपए के ऊपर जो है आपका 18% जो है वो दिया हुआ था, तो 2160 रुपए ही था ना वो। मीन्स फॉर दैट मैटर अगर मैं याद कराऊं तो 900 रुपए पहले जमा कराए थे, 900 रुपए साथ में उसके 1800 किए थे, और 360 रुपए जो है वो फिर आईजीएसटी के जमा कराए थे। तो ये तीनों अमाउंट मिला ले तो ये 2160 रुपए है, इसका क्रेडिट पड़ा हुआ था हमारे पास। इस 2160 में से 1296 का क्रेडिट जो है हमने सीजीएसटी के लिए यूज कर लिया। बाकी 864 रुपए जो है ये हम एसजीएसटी के लिए इसे यूज कर सकते हैं। ये 432 रुपए बचे। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा कि खाली आप जो है पूरा 1296 यहां पे ही यूज करना है आपने। आप इसको जो है 1296 की जगह 864 इसको कर सकते थे, कोई मनाही नहीं थी आपकी। और तो और आप इसको जो 2160 रुपए हैं, 2160 बटा 2, इसको 1080 यहां यूज कर सकते थे और 1080 ही यहां यूज करते। आप 1080 यहां यूज करते तो आपका ये कितना यहां पे कितना बचता है? ये नील की जगह, मीन्स ये क्रेडिट अगर आप 1296 की जगह 1080 यहां यूज करते और 1080 ही यहां यूज करते। 1080 क्यों? 2160 बटा 2 कर रहा हूं इसलिए 1080 कह रहा हूं। तो ये दोनों जो है 1080 अगर यूज हो जाते तो यहां पर हमारे बचते 216 रुपए इधर और 216 रुपए इधर, दोनों मिला के 432 ही बनते हैं। लास्ट अमाउंट आपका 432 ही आए, इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। आप जिस मर्जी रेशो में यूज कीजिए। तो जो एसएससी है वो इन बातों से खुश नहीं हुए। लास्ट ईयर जो है अगर कोई चेंज किया है तो इससे खुश कौन हुआ? स्टेट गवर्नमेंट खुश हो गई कि चल हमको अब इन्होंने इक्वल मान लिया है। पहले कहते थे कि ना, पहले जो क्रेडिट है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी के लिए लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है यार, तुम स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी पहले पे करनी है वो कर दो, बाद में हमारी पे कर देना। एसएससी ने तो अल्टीमेटली पे करनी ही है 1 तारीख तक, उससे क्या फर्क पड़ रहा है पहले या बाद में। इज दिस पॉइंट क्लियर? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. इस Yes, चीज sir. को थोड़ा सा इलेबोरेट आगे करके जो है स्लाइड में भी किया है। स्लाइड्स मैंने आपके साथ बच्चे शेयर कर दी हैं। ये तरीका है इसको करने का। मींस यहां पर ये जो है इफ अप्लाई आईजीएसटी क्रेडिट फुली टू एसजीएसटी, कोई जरूरी नहीं है पहले सीजीएसटी के साथ करना है, पहले एसजीएसटी के साथ कर लो तो भी चलेगा, ऐसे कर लो तो भी चलेगा, कोई मना ही नहीं है। इट इज ऑल ओपन फील्ड। ये स्लाइड पैक आपके पास जो है क्लास शुरू होने से पहले मैंने शेयर कर दिया था। ये अभी तक की तीनों क्लासेस का स्लाइड सेट है। आगे चल के भी हम स्लाइड सेट्स आपको देते रहेंगे। मींस जैसे ये वाला शेयर किया है, आप समरी फॉर्म में यहां से पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड जो है अपनी बुक्स में से पढ़ लीजिए। यहाँ पहला वाला जो है ये आपकी बुक जो है उसके साथ अलाइंड नहीं है। अगली क्लास मींस कल से जो क्लास शुरू करेंगे हम, उसमें इट विल बी अलाइंड विद योर, द मूवमेंट विल बी अलाइंड विद योर चैप्टर्स। मींस मान के चलो कि कल हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे पहले, वो हमारा जो है फॉर्म जो है वो रहेगा। बट जीएसटी का जो आपका बेसिक सस्पेंस है, कैसे चलता है, वो मैंने आपका इन 3 क्लासेस में पूरी तरह से कवर कर दिया है। नाउ एनी स्टूडेंट जिसने जो है पेपर पास किया हुआ है जीएसटी का इंटरमीडिएट का, जब वो आपसे बात करे या आप उससे बात करें तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हो, क्योंकि आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है जीएसटी का उसकी नॉलेज आ गई है। अब खाली प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं जो रह गए हैं। यानी कि आपने 40 नंबर के पेपर में इन्हीं 3 क्लासेस में 10 से 15 नंबर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं।
बाकी के लिए जो है वो 25 नंबर की जो मेहनत बची हुई है वो हमने करनी है। वो पीरियोडिसिटी में लंबी है, समझ में जो है वो कोई ऐसी लंबी नहीं है, वो रटने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है। एक बार आपके जो नॉलेज है अभी तक जो आपने गेन करी है उसका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। ये 5-6 सवाल हैं, इनके जवाब बना लेते हैं इसी डिस्कशन में। आई थिंक वी आर नॉट लेट, 8:30 बजे हैं, बट 5-7 मिनट में ये हो जाएगा, तो 5-7 मिनट कोई हर्ज नहीं है, हम एक बार और इकट्ठे रहे इतनी देर। तो कल की क्लास जो है कितने बजे रखें बच्चे? Shall we keep it at 7 only? 7 to 8:30 चलेगी? यस सर। Yes. कोई फर्क नहीं Yes, पड़ता sir. है, Yes, sir. ठीक है ना? थोड़ी मेहनत करेंगे, आगे चल के बढ़िया होगा, क्योंकि अभी हमने ट्रेनिंग सेशंस भी करवाने हैं, इसमें बहुत कुछ है लर्न करने का। सो गुड टू कवर बिगर माइल्स इन अ डे। ओके, पहला क्वेश्चन, व्हेन आईजीएसटी क्रेडिट इज अवेलेबल, जब आईजीएसटी क्रेडिट अवेलेबल है आपके पास, विच लायबिलिटी मस्ट बी अप्लाइड अगेंस्ट फर्स्ट? किस लायबिलिटी के पहले सबसे पहले क्या करेंगे आप? आईजीएसटी IGST IGST. आईजीएसटी लायबिलिटी। आंसर आईजीएसटी, आंसर सी। ठीक है जी, सीजीएसटी नहीं, सबसे पहले आईजीएसटी, और उसके बाद जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो आपकी मर्जी हो। सेकंड नंबर के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी, जैसे आपका दिल करे, आपको खुली छुट्टी दे दी गई है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट Yes, है, इफ आईजीएसटी क्रेडिट इज 4,000 रुपए, आपके पास आईजीएसटी क्रेडिट 4,000 रुपए का है, इंट्रा स्टेट लायबिलिटी इज सीजीएसटी 2,500 रुपए, एसजीएसटी 2,500 रुपए। इंट्रा स्टेट लायबिलिटी होगी ना, डुअल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है जब आप इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, तो आपकी जो है ये जीएसटी की लायबिलिटी 5,000 रुपए बन गई, 2,500 रुपए सीजीएसटी की, 2,500 2,500 रुपए की। व्हाट इज द मिनिमम कैश आउटफ्लो आफ्टर द क्रेडिट यूटिलाइजेशन? आपको कम से कम कितने पैसे देने पड़ेंगे सरकार को? सर बी। 80,000। 1,000 रुपए देने हैं जी आपने। 4,000 रुपए का क्रेडिट यूज कर लोगे, 5,000 की टोटल लायबिलिटी थी, 5,000 माइनस 2,500, 2,500, तो आप 1,000 रुपए जमा करा दो। वेरी गुड जी। इन द केस वेयर आईजीएसटी क्रेडिट इज अप्लाइड फुल्ली टू एसजीएसटी फर्स्ट, मींस अब आपकी चॉइस है ना, आप मर्जी, अपने मर्जी के मालिक हो चुके हो, मींस आपके पास जो है आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी ही नहीं थी। इन द केस वेयर आईजीएसटी क्रेडिट इज अप्लाइड फुल्ली टू एसजीएसटी फर्स्ट, ये कब कर सकते हो? जब आपके पास आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। अगर आपके पास आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो आप आईजीएसटी क्रेडिट को सबसे पहले आईजीएसटी के साथ ही यूज कर सकते हो, और कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास, एज स्पेसिफाइड इन पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1। बट आपने पहले सबसे यूटिलाइज करी एसजीएसटी के साथ, कारण आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी ही नहीं रही होगी। सो व्हाट इज द नेट कैश डिपॉजिट रिक्वायर्ड नाउ? अब कितना कैश डिपॉजिट करना है हमने? सीजीएसटी के लिए 1,000 रुपए करने हैं, एसजीएसटी के लिए 1,000 रुपए करने हैं, या सीजीएसटी के लिए 500 और एसजीएसटी के लिए 500 करने हैं? क्योंकि आप जब कैश जमा कराते हो तो खाली कैश ही नहीं जमा कराते हो, आप साथ में चालान भरते हो। जो पोर्टल है ना, वहां पे बड़ा क्लियरली लिख के बताते हो कहां जा रहा है। आपने जमा कराने थे मान लो सीजीएसटी के 1,000 रुपए, और आपने लिख दिया एसजीएसटी के 1,000 रुपए, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो सीजीएसटी का चालू हो जाएगा, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिले भाई, तूने एसजीएसटी के जमा करा दिए। केंद्र सरकार को जो पैसे, क्योंकि पैसे तो वहीं जाएंगे ना जहां आप लिखोगे, तो आपके जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हो तो आप 2 जगह रजिस्टर्ड होते हो, आपके ऊपर 2 सरकारें केस कर सकती हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम। आप कहो कि मैंने तो पंजाब को डबल दे दिए मगर दिल्ली को आधे भी नहीं दिए, तो दिल्ली वाले पकड़ के ले जाएंगे कि हमें नहीं पता था पंजाब को। दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बना? सर ए। बस 2 को ही पता है, या बाकियों के लिए भी ए है, बाकी बोल नहीं रहे बस? Sir A. सबको क्लियर है? ए? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो Yes, sir. if IGST credit is split evenly between CGST and SGST, 2,000 रुपए बांट दिए दोनों में, मींस 4,000 रुपए का क्रेडिट था ना इनके पास, तो 2,000 रुपए का क्रेडिट इवनली बांट दिया है।
सो व्हाट इज द कैश डिपॉजिट रिक्वायर्ड? अब कैश कहाँ कितना डिपॉजिट करना है हमें? सर सी। नो कैश डिपॉजिट। नो कैश डिपॉजिट क्यों बच्चे, जरा समझा भी दो। टैक्स लायबिलिटी 5,000 है, 2,000 रुपए का क्रेडिट बांट दिया, 2,000 का सीजीएसटी में, 2,000 का एसजीएसटी में। तो नो कैश डिपॉजिट करोगे तो फिर हजार रुपए में 500 रुपए की लायबिलिटी आ जाएगी। 5,000 की लायबिलिटी थी, यानी 2,500 रुपए देने थे दोनों के, स्टेट के भी 2,500 देने थे, सेंटर के भी 2,500 देने थे, और क्रेडिट दोनों का कितना कितना है, 2,000 रुपए का क्रेडिट है। तो 500 रुपए दोनों के बचे थे ना देने, वो जमा कराने पड़ेंगे। तो आंसर जो होगा वो सी होगा, डी नहीं। तो आंसर विल बी सी। ठीक है जी, यस इज इट सर। क्लियर? Now, question Yes, sir. number 5 is which of the following restriction applies to GST credit utilizations? अब एक पॉइंट मैंने नहीं पढ़ाया है क्लास में, वो जो है वो ये पॉइंट है कि जो सीजीएसटी का क्रेडिट है इसको आप एसजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है बुक्स में, आप उससे एसजीएसटी की लायबिलिटी पे नहीं करोगे। अगर आपके पास एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है बुक्स में, तो आप उससे सीजीएसटी की लायबिलिटी पे नहीं करोगे। मींस स्टेट और सेंटर की लायबिलिटी एसजीएसटी और सीजीएसटी के साथ पे नहीं होएगी। आप खाली आईजीएसटी के साथ एक दूसरे का यूटिलाइज कर सकते हो, सीजीएसटी और एसजीएसटी को आपस में इंटर यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू द यूटिलाइजेशन, अप्लाइज टू जीएसटी क्रेडिट यूटिलाइजेशन? तो यहां पर ये कह रहा था कि सीजीएसटी क्रेडिट कैन पे एसजीएसटी लायबिलिटी, नहीं कर सकते। एसजीएसटी क्रेडिट कैन पे सीजीएसटी लायबिलिटी, ये भी नहीं कर सकते। तो ये दो कंडीशंस है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन, ऐसी मींस ये तो रिस्ट्रिक्टेड है, ये आपने तो रिस्ट्रिक्शन हटा के बता दिया यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट हमने याद रखना है, दैट सीजीएसटी कैन नॉट पे एसजीएसटी लायबिलिटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट पे सीजीएसटी लायबिलिटी। तो यहां पर तो ये जो है ये दोनों ही गलत हो गए आंसर। नाउ आईजीएसटी क्रेडिट मस्ट बी यूज्ड फर्स्ट, यस दिस इज राइट। ए में भी, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था, और ये वाला पॉइंट ही जो है यही रिस्ट्रिक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू जीएसटी क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ये सी वाली ही राइट है ये। उसके बाद आईजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एसजीएसटी लायबिलिटी, नो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इट कैन बी। आईजीएसटी क्रेडिट को हम यूज कर सकते हैं ना एसजीएसटी लायबिलिटी पे करने के लिए। हमारे सारा का सारा आज का क्वेश्चन ही वो था, हम एसजीएसटी को पे करने के लिए यूज कर रहे थे। पहले हमने देखा कि पार्शली उससे कर लिया, फिर हमको बताया गया कि पार्शली छोड़ो, सबसे पहले भी उसको कर सकते हो, और फिर बराबर में करना चाहो बराबर में भी कर सकते हो, जिस रेशो में तुम्हारा दिल करना चाहे उस रेशो में कर सकते हो। तो ये डी भी गलत हो गया। बट ये वाला पॉइंट जो मिस हो गया क्लास कराते कराते, पूरी तरह से जो है वो आईजीएसटी के ऊपर ही रह गए। ये वाला पॉइंट याद करने वाला हो गया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपस में एक दूसरे की लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए आप यूज नहीं करेंगे। चलें आगे। Yes, sir. In the interstate supply, when SGST credit is used to pay IGST, means interstate supply में जब आप SGST credit को यूज करोगे IGST की liability पे करने के लिए, what will happen? Exporting state retains SGST? नहीं, exporting state का तो बेचारे को कहा गया कि तेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, अब SGST से तेरे को कोई रेवेन्यू मिलना ही नहीं है। Exporting state transfers SGST credit to center? हाँ जी बिल्कुल। जैसे ही आईजीएसटी आया पिक्चर में, एक्सपोर्टिंग स्टेट जो है, जैसे पंजाब था एक्सपोर्टिंग स्टेट, पंजाब हिमाचल को स्टेट ट्रांसफर कर रहा है, वो चुपचाप से अपना जो क्रेडिट उसको मिला हुआ था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है। वही आंसर है। स्लाइड सेट आपके पास है, कल जब हम बैठेंगे तो आप अच्छे से उसको पढ़ के आएंगे एक बार। हल्का फुल्का सा जो है मैं पूछता रहूंगा बीच में, और आगे के प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स जो है हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, एंजॉय योर होल संडे, और शाम को एक बार फिर बैठते हैं। थैंक यू।